सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सीरीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर रॉन्ग दिया होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर इसलिए मैं सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पी अत्यधिक उत्तरीय क्वेश्चंस को करा दे रही हूँ। और ऑलरेडी आपको पता है कि हर विषय की मास्टर क्लास हमने बनाई है, मास्टर क्लास की भी लिंक आपको मिल जाएगी और सारे विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी लिंक दे देंगे हम, ताकि आप सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ करके जाएं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी था, पाली था, प्राकृत था या वैदिक संस्कृत था? दोस्तों, राइट आंसर है वैदिक संस्कृत था। ठीक है, संस्कृत, वैदिक संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निस्यंदन सिद्धांत को छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, छन्नीगढ़ का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको आप सभी को पता है कि इसको किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। और आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? समाज के उच्च वर्ग के, धनी वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे। तो इनका कहने का मतलब था केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए और उन लोगों से धीरे धीरे शिक्षा छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचेगी। तो ये लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एल.एस. मुदालियर, आपको पता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला शिक्षा शिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर होना चाहिए। डाइट की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में, क्योंकि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी के तहत डाइट की स्थापना की बात कही गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। तो यहाँ पर 86 की जगह जब 85 होगा तब ये सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1985 में हुई थी और सितंबर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर 1985 यानी कि सितंबर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई थी? बौद्धिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, वैदिक शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शिक्षा प्रणाली जो है, चाहे बौद्धिक शिक्षा हो या वैदिक शिक्षा हो, दोनों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार था। तो इसमें से ये दोनों तो बिल्कुल निकल गए। ब्रिटिश शिक्षा और उपरोक्त सभी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जो ब्रिटिश शिक्षा है इसी में महिलाओं के साथ भेदभाव होना शुरू हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो अभी भी हमारे देश में ये स्थिति है कि बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ब ही होगा, ब्रिटिश शिक्षा। और उसी की वजह से आप देखो, देश आजाद होने के बाद भी अभी भी हमारे देश में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को भी खोलने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से आजादी के पहले भी ध्यान नहीं दिया गया और इसी की वजह से धीरे धीरे जो अब जाकर के योजनाएं बनना शुरू हुई और धीरे धीरे अब जाकर के लोग लड़कियों को भी लड़कों के बराबर शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो ब्रिटिश शिक्षा है इसी में लड़कियों को थोड़ा कम महत्व दिया गया था, बाकी बौद्धिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा में बिल्कुल बराबरी का महत्व दिया गया था। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं, वुड डिस्पैच की संस्कृति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी? कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास, बंबई, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में या कलकत्ता, बंबई, दिल्ली में? दोस्तों, राइट आंसर है कलकत्ता, मद्रास और बंबई में। यहाँ पर उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था? तो बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? आप सभी लोगों को पता है कि बुनियादी शिक्षा के जो जनक हैं वो महात्मा गांधी हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा। दोस्तों आपको पता है कि जो कोठारी कमीशन था वो 1964 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डीएस कोठारी। तो देखिए इसको इन्होंने 6 भागों में बांटा था, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। शिक्षा आयोग, मुदलिर आयोग, उच्च शिक्षा आयोग या सैडलर आयोग। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई। आपको पता है कि एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी और एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, एससीईआरटी की 1981 में हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बा यहाँ पर 1961 एनसीईआरटी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई, कब की गई थी। शिक्षा आयोग द्वारा, एनपीई 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा या हरटांग समिति द्वारा। तो दोस्तों जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति थी यह एनपीई यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड या फिर तक्षशिला। दोस्तों राइट आंसर है तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला जो था वो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था जब वैदिक शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को कौन सा स्थान मिला है, यानी कि शिक्षा को स्थान मिला, कब मिला। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है आप ये समझिए कि संविधान की समवर्ती सूची जो होती है इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो यही पूछा है कि समवर्ती सूची में शिक्षा को कब रखा गया, तो कब रखा गया, 1976 में रखा गया, यानी कि केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ब है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यही इसका फुल फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीपीईपी को फंड कौन करता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम को याद रखिएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्तीय सहायता देती है, यानी कि फाइनेंशियली मदद करती है, तो कौन करती है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन 1992 में किया गया था, जिसे हम यशपाल समिति कहते हैं, जिसे हम बस्ते का बोझ कम करने की बात भी करते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बात की जा रही है और एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी। डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर डीएस कोठारी ने, एसएन मुखर्जी ने या डॉक्टर राधाकृष्णन ने। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर मालखंड। तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था नालंदा, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निस्यंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। तो आप सभी को पता है कि जो निस्यंदन सिद्धांत है इसमें समाज के उच्च वर्ग के, धनी वर्ग के लोगों को शिक्षा देने की बात की गई थी, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत, हिंदी, स्थानीय भाषा या पाली या प्राकृत। दोस्तों राइट आंसर है पाली या प्राकृत भाषा, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध है इनके बहुत सारे उपदेश है वो आपको पाली भाषा में मिलेंगे, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनसीटी एक्ट संसद में कब पास हुआ था। तो एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट संसद में पास हुआ था 1993 में। दोस्तों ये एक्ट पास हुआ था। और एनसीटी की स्थापना कब हुई थी अगर पूछेगा, तो एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई थी, याद रखिएगा 1995 में स्थापना हुई थी। और ये संसद में पास कब हुआ था, 1993 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनयन यानी कि पास ले जाना, गुरु के पास लेकर जाते थे शिष्य को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो इस संस्कार को हम उपनयन संस्कार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया जाता है 35 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ों हेतु, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, 6 से लेकर के 14 वर्ष आयु के लिए या सभी उम्र के पात्र लोगों के लिए। दोस्तों भारत में जो दूरस्थ शिक्षा है यह सभी उम्र के पात्र लोग के लिए इसका प्रयोग किया गया है।
अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? महात्मा गांधी, बीसीजी तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का या सैडलर का? दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के लिए विधेयक प्रस्तुत किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1911 में, यानी कि 1911 में इन्होंने गोखले विधेयक प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य आरंभ का वर्ष है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने अपना काम कब शुरू किया, कब उसकी स्थापना हुई? तो कब हुई? 1995 में। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक शिक्षा। शिक्षक शिक्षा के लिए ही एनसीटी काम करती है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? 28 में, 29 में, 43 में या फिर 30 में? तो किसमें यह कहा गया है किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं, मतलब पर्टिकुलर किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो ये कहा गया है धारा 28 में। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय और अवरोधन की समस्या को सर्वप्रथम आकर्षित किया था? तो दोस्तों, अपव्यय का मतलब होता है कि बच्चा एक स्कूल में एडमिशन करा लिया, एडमिशन कराने के बाद वो पूरे साल स्कूल आया ही नहीं, यानी कि उसका अपव्यय हो गया। अवरोधन का मतलब कि बच्चा अगर कक्षा 2 में एडमिशन लिया तो कक्षा 2 में वो 1 साल पढ़ा, फिर 2 साल पढ़ा, फिर मतलब इस तरीके से वो एक कक्षा 2 को पार ही नहीं कर पा रहा, 3 में पहुंच ही नहीं पा रहा, तो उसकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या थी, इस पर सबसे पहले ध्यान गया था हर्टांग समिति का। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? दोस्तों, राइट आंसर होगा 16 मार्च 1911। 16 मार्च 1911। और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में वो नहीं दिया है, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा 16 मार्च 1911 में उन्होंने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है उसका बिल पेश किया था, याद रखिएगा, ठीक है। 16 मार्च 1911, यहाँ पर आप इसको सही भी कर सकते हो, 16 मार्च 1911। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? तो 18 भाषाओं में। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कोठारी आयोग में, मुदालिर आयोग में या फिर 1968 की शिक्षा नीति में? दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो प्रावधान है यह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया था। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? 1919 में, 1823 में, 1893 में या 1905 में? 1893 में। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया था? मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या बड़ौदा नरेश ने? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अभी आपने देखा भी है 16 मार्च 1911 को विधेयक पेश किया था सरकार के समक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्धा योजना के जन्मदाता कौन थे? विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या मदन मोहन मालवीय? राइट आंसर दोस्तों है महात्मा गांधी। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? आचार्य नरेंद्र देव ने, सर इब्राहिम रहीम ने, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने या महात्मा गांधी ने? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी ने प्रयास किया था। के बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करके अल्पसंख्यकों के अधिकार से, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आदि, या अनुसूचित जातियों की शिक्षा से? आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सा, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आप सभी को पता है डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जो कि 1948 में बना था। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, राधा कृष्णन कमीशन किससे संबंधित था? राधा कृष्णन कमीशन अभी आपने देखा विश्वविद्यालय शिक्षा से, यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा।
और जो मुदालियार आयोग था वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर बरेली में? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 43 है, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई? तभी आपको मैंने बताया है 1948 में हुई थी। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? मुदालियार आयोग का, कोठारी आयोग का, राधा कृष्णन आयोग का या फिर हंटर स्थापना का? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, राधा कृष्णन आयोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षित समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इस पर विचार विमर्श किस समिति से कराया गया था? तो आचार्य राममूर्ति समिति से कराया गया था 1990 में, जो कि बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पुनरीक्षण के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि समीक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए थे? तो जो जनार्दन रेड्डी समिति थी, इसने 1992 में सुधार प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन दा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करा दी गई है। इसके अलावा मुक्त विश्वविद्यालय तंत्र की स्थापना भी करा दी गई है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की भी स्थापना करा दी गई है। तो भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना ये क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? पड़ोस में स्कूलों की स्थापना, ये तो की थी। नए नवोदय विद्यालय न खोलना, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना, ये भी सही है। पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा, दोस्तों इसकी सिफारिश नहीं की थी, क्योंकि दूरस्थ माध्यम से अध्यापक शिक्षा देना इम्पॉसिबल है। तो ऑप्शन दा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, 1964 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1964 में आपको पता है जो शिक्षा नीति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी यानी कि DS कोठारी थे। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट के टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा और वो लास्ट पार्ट होगा, यानी कि एक और पार्ट आने के बाद आपका पूरा खत्म हो जाएगा वो विकल्पीय क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको उस पार्ट की भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इससे पहले की सारी वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी और आपको हर विषय की मास्टर क्लास, इसके अलावा सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को से देखते रहे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपके लिए ऐसे वीडियोस मैं लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर कराती रहूंगी। और आपके लिए दोस्तों हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप सारी वीडियोस को देखिए, वीडियो को शेयर भी करिए और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए किस विषय पर आपको और वीडियो चाहिए, ये भी आप पूछ सकते हैं। और आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आएंगे हम और कोशिश यही है कि आप सभी के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। तो आज आप पढ़ोगे सारे वीडियोस को, निश्चित रूप से आप सभी अच्छा नंबर लेकर के आओगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।